ITV के इलेक्शन स्पेशल में हमारे साथ गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद हैं। सर, इलेक्शन की जब बात आ रही है, क्योंकि हमने अभी आपकी निजी जिंदगी के बारे में बात की, क्या कुछ आपने किया स्टूडेंट लीडर होने से लेकर अब तक, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं जोधपुर की, तो जोधपुर को लेकर सबसे मेरा पहला सवाल होगा कि प्राथमिकताएं क्या है आपकी, ऐसी क्या प्राथमिकता है जोधपुर की? देखिए, जो 2014 में जब मुझे पहली बार जोधपुर में काम करने का अवसर मिला था, इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से जोधपुर बहुत पिछड़ा हुआ था। जोधपुर जो प्रदेश का दूसरा बड़ा शहर है, गेटवे ऑफ द थार डेजर्ट है। जोधपुर में कहीं भी किसी तरह की 2 लेन पेव शोल्डर रोड भी जो है नेशनल हाईवेज नहीं थे, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति के लिए सबसे पहले उसके आधारभूत ढांचे को ठीक करने की आवश्यकता होती है। और मैं आज खुशी से कह सकता हूं कि जोधपुर को जोड़ने वाली सारी सड़कें, जोधपुर बाड़मेर, जोधपुर जैसलमेर, जोधपुर बीकानेर, जोधपुर जयपुर, जोधपुर को सरदार समन से होकर के सोजत तक जोड़ने वाले, जोधपुर से पाली को जाने वाली सभी सड़कें जो है या तो 4 लेन है या 2 लेन एक्सप्रेसवे बन गई हैं। इसके अलावा माननीय मोदी जी की सरकार ने जो रचना की कि हमें अमृतसर को कांडला से कनेक्ट करते हुए भारतमाला एक्सप्रेसवे बनाना चाहिए, बड़ा हिस्सा जोधपुर से निकला। रोड से इधर अगर मैं बात करूं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो जोधपुर से फुलेरा तक डबलिंग नहीं होने के कारण से, डबल लाइन नहीं होने के कारण से, और जोधपुर से मारवाड़ जंक्शन नहीं होने के कारण से एक बॉटलनेक यहाँ बना हुआ था। आज वो डबलिंग ऑफ लाइंस हुआ और कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। इससे आगे बढ़ करके अगर एयरपोर्ट की बात करूं, पिछले 25 साल से जोधपुर में संघर्ष चल रहा था कि जोधपुर का 2014 से पहले के 25 साल तक कि जोधपुर के हवाई अड्डे का विस्तार हो। माननीय अशोक गहलोत साहब 3 बार केंद्र में मंत्री रहे, 5 बार सांसद रहे और नागरिक उड्डयन मंत्री का चार्ज भी उनके पास रहा, लेकिन हवाई अड्डे का विस्तार नहीं हो सका। 2 बार मुख्यमंत्री रहे वो, उसके बाद में भी नहीं हो सका। एयरफोर्स भूमि देने को तैयार नहीं थी और उसके चलते हुए जोधपुर की प्रगति और विकास और इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक समझ लीजिए कि उसका गला घुटा हुआ था। जोधपुर में एक समय में 2 एयरक्राफ्ट खड़े हो सकते थे। नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं थी क्योंकि कैटाई 3 सिस्टम नहीं था जोधपुर में। मैंने इसको टेकअप किया, कैटाई 3 सिस्टम इंस्टॉल करवाया और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को और स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर साहब को जो रक्षा मंत्री थे। उन्होंने जोधपुर के हवाई अड्डे के लिए जमीन देने की स्वीकृति प्रदान की। राज्य सरकार, नगर पालिका, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चारों के साथ में एक समझौता हुआ और 37 एकड़ जमीन मिली। आज जहां हम पहले 2.5 एयरक्राफ्ट खड़े कर पाते थे, आज 12 एयरक्राफ्ट खड़े रखने की जगह बनी है। जहां जोधपुर की कनेक्टिविटी दिल्ली और मुंबई 2 शहरों से हुआ करती थी, आज देश के सभी बड़े शहरों से जोधपुर जुड़ा हुआ है। टर्मिनल बिल्डिंग 400 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है और आने वाले 6-8 महीने में पूरा हो जाएगा। और टर्मिनल बिल्डिंग बनने के बाद में यहाँ इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट भी बने, हम उसके लिए भी अभी से प्रयास हमने प्रारंभ कर दिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ करना पहली प्राथमिकता थी, ताकि हम जो है अपने क्षेत्र का इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें। पिछले 5 साल जिस तरह की सरकार राजस्थान में थी और उन्होंने जिस तरह से इन प्रोजेक्ट्स पे रोड़ा अटकाने का काम किया, आप कल्पना कीजिए कि एयरपोर्ट बनाना जो इतना महत्वपूर्ण काम था, उस जमीन जो एयरफोर्स ने खाली करके दी, उस पर पेड़ काटने की परमिशन लेने में मुझे 1 साल लगा। सर, क्योंकि आपने अशोक गहलोत की बात की यहाँ पे, हालांकि अशोक गहलोत और की अदावत कहना गलत नहीं होगा कि ये सभी जानते हैं कि किस तरीके के आरोप लगाए गए, तमाम चीजें यहाँ पर हुई, लेकिन सबसे मूल समस्या यहाँ पर है और जिसको लेके आरोप भी लगते आए हैं भारतीय जनता पार्टी पे, और आप यहाँ से जोधपुर से है, मूल समस्या आ गई पानी की, कि पानी नहीं है क्योंकि आपके पास जल शक्ति है। उसके बाद कई ऐसे आरोप निकल के सामने आ जाते हैं। अभी एक रैली भी, क्योंकि इसी में मैं 2 सवाल ले रही हूँ कि रैली भी हमने देखी, वहां पर भी आपने कहा था कि अपने ही कि अगर मुझ पर कालिक लगाएंगे तो ऐसा कैसे चलेगा। आप वहां पर भावुक भी हो गए थे। जल शक्ति आपके पास है, हालांकि नदियों को जोड़ने का काम, उनको वापस से जिसे कहते हैं जीवित करने का काम भी आपका मंत्रालय कर रहा है, लेकिन ऐसी क्यों समस्या आ रही है कि राजस्थान में पानी की इतनी किल्लत हो रही है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे 2019 में एक ऐसे नए मंत्रालय का गठन कर जिसे
8-10 मंत्रालयों को, 8-10 विभागों को जोड़ करके बनाया गया था, जो पानी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे अलग अलग जगह पे काम करते थे, उसका नेतृत्व करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, हम दुनिया का सबसे बड़ा ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हम 19 करोड़ 40 लाख परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। आज़ादी से लेकर के 70 साल में केवल 16% घरों तक पानी पहुंचा था। अगर उसी गति से काम होता जो केंद्र की सरकारों ने, राज्य की सरकारों ने 70 साल तक 7 दशक में किया था, तो देश के हर घर तक पानी पहुंचने में 200-250 साल लगते। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे करने के लिए अवसर प्रदान किया। दुनिया का सबसे बड़ा एक्वाफर मैपिंग प्रोग्राम, क्योंकि हमारी ग्राउंड वाटर डिपेंडेबिलिटी सबसे ज़्यादा है दुनिया में, वो हमने अपने यहाँ पर सक्सेसफुली किया। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम हमने गंगा के शुद्धता, गंगा की सहायक नदियों की अविरलता और निर्मलता और उसके अतिरिक्त अन्य नदियों पर काम करके भी जो है उसको पूरा किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। हम दुनिया में तीसरे सबसे बड़े डैम ओनिंग कंट्री हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा बांध है। 6000 के लगभग हमारे यहाँ मीडियम और लार्ज डैम्स हैं, और हमारे डैम्स जो हैं उसके 20% डैम्स एंड रिजर्वायर्स अब जो है वो 50 साल से ज़्यादा की वय पूरी कर चुके हैं। ऐसे में उनका ठीक से रखरखाव और प्रबंधन हो, और क्योंकि जल राज्य का विषय है इसलिए ठीक से काम नहीं हो पाता था, एक यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था, कोई SOP नहीं थी। दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाने का मुझे अवसर मिला। इसके अतिरिक्त भी दुनिया का सबसे बड़ा सैनिटेशन प्रोग्राम काम ने सक्सेसफुली किया। इन सब विषयों पर काम करने पर अगर मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करूं, तो हम निश्चित रूप से सफल हुए, और भारत के किए गए कामों को पूरी दुनिया में जो है वो सम्मान की दृष्टि से देखा गया। चाहे वो नदी की शुद्धता का विषय हो, गंगा के शुद्धता के विषय को यूनाइटेड नेशंस ने टॉप 10 रिस्टोरेशन इनिशिएटिव्स दुनिया के में सम्मिलित किया। हमारा ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, जहां 16% घरों तक पानी पहुंचने में 72 साल लगे थे, आज 76% घरों में पानी पिछले 4 साल में पहुंचा है। अगर मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, जिसके बारे में कुछ चर्चाएं होती हैं, जिसके बारे में आपने इंगित किया, संकेत किया, देखिए पानी का प्रबंधन किसकी जिम्मेदारी है? हमारे संविधान के अनुरूप स्टेट की जिम्मेदारी। भारत सरकार का रोल था SLSC में प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करना और उसके लिए बजट प्रोवाइड करना। मैं तो इतना पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार ने, जब जल शक्ति मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेशन यानी बजट जो है वो राजस्थान को दिया, एवरेज एक्सपेंडिचर एक कनेक्शन का जो देश का आता है उससे 5 गुना राजस्थान का आता है, और पश्चिमी राजस्थान के 4 जिलों में उसका 10 गुना, यानी 20,000 एवरेज कॉस्ट ऑफ कनेक्शन के अगेंस्ट में राजस्थान का कनेक्शन जो है वो 1 लाख रुपए पर कनेक्शन एवरेज हो रहा है, और पश्चिमी राजस्थान के जिलों में 2 लाख रुपए पर कनेक्शन के एवरेज पे हो रहा है। लेकिन फिर भी हमने बजट सैंक्शन किया, प्रोजेक्ट सैंक्शन किया। 27,000 करोड़ रुपए जो दिए गए थे पिछले साल तक बजट के रूप में आवंटित किए गए थे, राजस्थान की सरकार, पूर्ववर्ती सरकार, मात्र 6,000 करोड़ रुपए उसमें से खर्च कर पाई। उसमें भी भ्रष्टाचार के अनेक तरह के आरोप लगे। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उस पर काम किया, CBI उस पर जांच कर रही है। देश में 32 प्रदेशों में काम हो रहा था, 12 प्रदेश 100% सैचुरेट हो गए। गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश भी 80 और 98% तक पहुंच गए। देश के 10 प्रदेश ऐसे होंगे जो 90% से ऊपर खड़े। उन पूरे 32 प्रदेशों में जो नीचे के पायदान पर 2 प्रदेश थे, एक वेस्ट बंगाल और एक राजस्थान, क्योंकि सरकार की नीयत नहीं थी कि ये प्रोग्राम, ये जो है मिशन यहाँ सक्सेसफुल हो, और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के पूर्ति के लिए, सत्ता के सिंहासन पर बने रहने के लिए उन्होंने राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को प्यासा रहने के लिए मजबूर किया।
तो सर अब इसका रोड मैप क्या रहेगा, क्योंकि आपने कहा, आपने एकदम एक पॉइंट हाईलाइट किया कि स्टेट की जिम्मेदारी थी पूर्व सरकार ने, हालांकि आरोप प्रत्यारोप हमने देखा, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप लोकसभा में जोधपुर से है, तो रोड मैप क्या रहेगा कि यहाँ पर भी, क्योंकि इतनी किल्लत पानी की है, लोग परेशान हो रहे हैं, उनको समझाने का और साथ ही साथ उन तक पानी पहुंचाने का। माननीय भजनलाल जी की सरकार बनने के साथ ही हमने मुख्यमंत्री के स्तर पर दोनों मंत्रियों को साथ बिठा करके, सभी अधिकारियों को साथ बिठा करके, सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को साथ बिठा करके हमने एक मीटिंग की और उसमें 2 तरह के स्पष्ट निर्देश दिए गए। पहला कि जो अधिकारियों की उदासीनता के चलते हुए, किसी की लापरवाही के चलते हुए, कहीं पॉलिटिकल इंटेंट्स के चलते हुए भेदभाव पूर्वक डिज़ाइन करते हुए बहुत सारे हिस्सों को, गांवों को, बस्तियों को छोड़ दिया गया है, रीसर्वे करके एक बार उन सबको जोड़ा जाए। जो SLSCC हमने की है, स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी में जो पास किए हैं और जिन पर टेंडर हो चुके हैं, उन पर काम शुरू हो, गुणवत्ता से काम हो, तेज गति से काम हो, इसको सुनिश्चित करें। और दूसरा, जब तक काम नहीं हो जाता तब तक के लिए हम कंटिजेंसी प्लान बना करके इस गर्मी में हम जो है किसी को पानी की किल्लत और संकट न हो उसके लिए काम करें। इन दोनों विषयों पर हम साथ तेज गति के साथ में काम कर रहे हैं। जहां 6000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था पूर्ववर्ती सरकार के 4 साल में, 3000 करोड़ से ज्यादा पिछले जो है 3 महीने में खर्च होकर के भुगतान हुआ है, ताकि भारत सरकार से इस साल की आवंटित निधि की पहली किस्त ली जा सके। सर आपके अगेंस्ट करण सिंह को खड़ा किया गया है, आपको लगता है कि राजपूत वोट जो है वो बटेंगे, क्योंकि जोधपुर से 2 बार आपने विजय हासिल की, पहली बार कृषि मंत्री, फिर जल शक्ति, अब आपको क्या लगता है कि करण सिंह को लेकर राजपूत वोट जो है वो कहीं ना कहीं बटेंगे, इसलिए कांग्रेस ने ये मूव किया? क्योंकि आपकी लोकसभा में 1 सीट, हालांकि ये एक अलग सवाल हो गया, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी है, क्या वो भी चैलेंजिंग रहेगी कहीं ना कहीं? देखिए, अगर मैं आपके एक प्रश्न का रिवर्स गियर में जवाब दूं, पिछले चुनाव में माननीय अशोक गहलोत साहब यहाँ मुख्यमंत्री थे, उनके पुत्र श्रीमान वैभव गहलोत साहब चुनाव लड़ रहे थे, सरकार के सारे संसाधन साधनों का दुरुपयोग किया जा रहा था, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के ह्यूमन रिसोर्सेज जो सरकार के साथ में जुड़े हैं, दबाव बना करके उनको अपने पॉलिटिकल एजेंट की तरह काम कराया जा रहा था। सत्तारूढ़ पार्टी के सारे नेता, सारे मंत्री, सारे संतरी, सारे देश भर के नेता यहाँ फोकस करके काम कर रहे थे, लेकिन जनता के मन में मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का भाव था, विश्वास था। सरदारपुरा सहित जिसके आप उल्लेख कर रहे हैं, लोकसभा क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्र में मुझे प्रचंड बहुमत मिला। केवल मैं सरदारपुरा विधानसभा नहीं, माननीय गहलोत साहब जिस बूथ पर वोट डालते हैं, उनका परिवार वोट डालता है, उस बूथ में भी हम विजयी हुए, क्योंकि प्रदेश की जनता, जोधपुर की जनता, देश की जनता ये जानती है कि उनका हित, भला और भारत का भविष्य किस हाथ में सुरक्षित है, किसको वोट देने से लाभ होगा। ये चुनाव किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच में चुनाव नहीं है, किसी 2 पार्टियों के बीच में भी चुनाव नहीं है, ये 2 विचारधाराओं के बीच में चुनाव है। एक विचारधारा है देश को जोड़ करके देश को दुनिया का शक्तिशाली संपन्न देश बनाने वालों की, और दूसरी विचारधारा है भारत के टुकड़े करने वालों के साथ खड़े रहने वालों की। एक विचारधारा है राम को अस्तित्व को सम्मान देते हुए राम का मंदिर बनाने वालों की, और दूसरी राम के अस्तित्व को नकारने का एफिडेविट फाइल करने वालों की। लोग बहुत स्पष्टता के साथ में इस विकास और विनाश के बीच की राजनीति में अपना ऑप्शन चुनेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है क्षत्रिय समाज जो डीएनए में जिसके राष्ट्रवाद का है, जिसके पूर्वजों ने सदियों तक अपने लहू से सींच करके इस सनातन संस्कृति को, सभ्यता को और देश को अखंड अक्षुण्ण बनाए रखा है, वो ऐसे मौके पर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वोट मांग रहे हैं, विकसित भारत होने के लिए वोट नाम पर वोट मांग रहे हैं, तब हमसे दूर खड़ा रहे, ये संभव ही नहीं है। कितने भी प्रयास कर लिए जाए, कितनी भी तरह की अफवाहें फैलाई जाएं, कितनी भी तरह के झूठ बोले जाएं, कितनी भी तरह के झूठे दोषारोपण किए जाएं, कितनी भी तरह की झूठी कहानियां गढ़ी जाएं, लाभ कुछ नहीं होने वाला है। जीतेगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। सर, ये जो आश्वासन है कि इस बार भी 3rd टर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा, अब इसमें क्योंकि हनुमान बेनीवाल पहले एनडीए के साथ थे, अब उन्होंने छोड़ दिया, कांग्रेस पार्टी के साथ है, साथ ही साथ सीकर की हम बात करते हैं,
तो सीकर में कांग्रेस पार्टी ने लेफ्ट के साथ गठबंधन कर लिया है। आपको लगता है कि कुछ जमीनी स्तर पे लेफ्ट का अभी कुछ बचा है? और हालांकि अगर हम हनुमान बेनीवाल की बात करते हैं एग्जिट करने की, तो जाट वोट जो है वो भी कहीं बढ़ता नजर आता है। लेकिन किस हिसाब से आप देखते हैं कांग्रेस पार्टी का इन दो पार्टीज, या एक तरफ लेफ्ट का कैंडिडेट उतारना, उनके साथ गठबंधन करना, और दूसरा हनुमान बेनीवाल की पार्टी जो एनडीए में थी वो अब एग्जिट हो गई? देखिए 14 में ये दोनों हमारे साथ नहीं थे, 19 में हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ थे, लेकिन ये जितने भी बाकी घमंडी अलायंस के लोग हैं वो सब हमारे विपक्ष में ही थे। अभी एक बार फिर विपक्ष में है। मुझे नहीं लगता कि इस सबसे किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ेगा। आज डेमोक्रेसी को भारत में 75 साल हो गए हैं और डेमोक्रेसी परिपक्व हुई है। आज मतदाता ये जानता है कि उसका भविष्य कहाँ सुरक्षित है। मतदाता ठीक से ये समझता है कि कौन उसके लिए उपयोगी हो सकता है, किसको चुनना उसके लिए, उसके बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर होगा। और क्योंकि सारा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। आप किसी छोटे से बच्चे से, गांव में रहने वाले से लेकर के एक वृद्धा तक पूछ लीजिए कि आएगा कौन, तो वो कहेंगे आएगा तो मोदी ही। जब मोदी ही आएगा, मोदी ही आने वाला है, और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मुझे नहीं लगता कि अब की बार इस प्रदेश में 25 की 25 सीटें जीतने में कहीं कोई चुनौती बची है। तो 25 की 25 इस बार भारतीय जनता, क्योंकि 25 की 25 पिछली बार भी थी, 25 की 25 अगर हम इस बार बात करते हैं, तो सर कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है, यानी विपक्ष का मैनिफेस्टो जो है वो आ चुका है। काफी फ्रीबीज की भी बात की गई है। हालांकि हमने सुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्ञान के बारे में बात करते हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। तो यहाँ पर भी उन लोगों ने, अब कहें विपक्ष ने या कांग्रेस पार्टी ने, यूथ के बारे में भी बात की है कि किस तरीके से 1 लाख रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा, हर एजुकेटेड यूथ को जॉब दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी, क्योंकि ये मेरा इसी में सवाल रहेगा, मैं सारे सवाल एक ही साथ आपसे इसमें पूछ रही हूँ। अगर हम बात करें यूसीसी की, तो यूसीसी पे उन्होंने समर्थन नहीं दिखाया, का पर्सनल लॉ बोर्ड को ऊपर रखा है, सीएए पे चुप्पी साध दी गई है। हालांकि अपने इस पूरे मैनिफेस्टो को उन्होंने कहा है कि ये न्याय पत्र है और वो अन्याय जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उससे ऊपर उभरने के लिए। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये घोषणा पत्र जो है, ये स्वतंत्र भारत की पॉलिटिकल पार्टी का घोषणा पत्र ऐसा प्रतीत नहीं होता। ये घोषणा पत्र मुझे तो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है। अगर उससे आगे बढ़कर के बात करूं तो ये घोषणा पत्र एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का है जिसके नेतृत्व से लेकर के बूथ तक बैठने वाला कार्यकर्ता, यदि कोई है तो कुछ ही जगह पे होंगे, वो इस बात को मानता है, जानता है, स्वीकार भी करता है। अगर अकेले में बात करो तो कि आएगा तो मोदी। एक ऐसी पार्टी जो पिछले 2 चुनाव में नेता प्रतिपक्ष बनाने लायक बहुमत नहीं जुटा सकी, वो पार्टी अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर करके देश की नीति निर्धारण की कल्पना करती है और लोगों को सुझाव देती है। सब देश बहुत समझदार है। सर साथ ही साथ इसमें, क्योंकि हम विपक्ष की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इनको भी पता है कि आएगा तो मोदी ही। हालांकि अब क्योंकि काफी ज्वाइनिंग हो रही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी को, अधिकतम हमने देखा है, क्योंकि दिल्ली में हम देखते हैं भाजपा कार्यालय में लगातार ज्वाइनिंग होती है, तो कांग्रेस की तरफ से एक ये तंज आया है कि जितने भ्रष्टाचारी है हमारी पार्टी के, वो सब भारतीय जनता पार्टी ले रही है। मेरा एक प्रश्न है कांग्रेस पार्टी के नेताओं से जो ऐसा कहते हैं कि यदि आप जानते थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं तो इतने सालों तक आपने उनको अपनी पार्टी में क्यों बना करके रखा था, और जब वो आपकी पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं तभी उनको आपका भ्रष्टाचार दिखाई दिया है। जिन भ्रष्टाचारियों को आप पाल रहे थे, जिन भ्रष्टाचारियों को आप संरक्षण दे रहे थे, वो आपकी पार्टी में थे। अगर आप ऐसा मानते हो कि वो भ्रष्टाचारी हैं, तब तक आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, दोहरे चेहरे और चरित्र की राजनीति करना कांग्रेस पार्टी का स्वभाव बन गया है। दोहरे मापदंडों की राजनीति करना भी कांग्रेस पार्टी का स्वभाव बन गया है। कांग्रेस पार्टी पिछले इतने लंबे समय से इस बात को जानते हुए, मानते हुए केवल झूठे आश्वासन और दिखावे करके राजनीतिक रोटियां सेकती रही है। अब जनता उनके डीएनए को भी पहचान गई है, उनके चाल चरित्र को भी पहचान गई है।
तो इसलिए अब उनको स्वीकार्यता मिले और इस तरह के झूठे विषयों को लेकर के मिले जिसकी कोई संभावना नहीं। सर, आप अपने स्टूडेंट लीडर के टाइम से ही पाकिस्तान से आए या प्रताड़ित हुए हिंदू शरणार्थियों के लिए आपने काफ़ी कुछ किया है, चाहे वो बॉर्डर सीमा भी रही हो। अब जब सीएए लागू हो गया है, क्योंकि कई भ्रम फैलाए गए थे, मैंने खुद पर्सनली दिल्ली राइट्स भी कवर करे हैं सर, तो जिस तरीके का भ्रम फैलाया गया है और अब उस लॉ से चल के अब वो जब लागू हो चुका है, कैसा आपको लगता है, किस तरीके की आपको इस पे लगता है कि अब जब सीएए लागू हो गया है तो क्या बेटरमेंट जो है वो आएगा? देखिए, मैंने जैसा आप जानते हैं मुझे सीमावर्ती क्षेत्र पर काम करने का बहुत लंबा अनुभव मिला। सीमा के पार रहने वाले भारतीय मूल के धर्म के लोगों को दुख दर्द समझने का भी सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला और भारत में आने के बाद में वो किस तरह की भयावह जिंदगी जीते हैं ये भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिला। और अपने इस अर्जित अनुभव के आधार पर ही जब 2016-17 में पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन के लिए की सुविधा के लिए बिल भारत की सरकार संसद में लेकर के आई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तब मुझे एक सांसद होने के नाते बोलने का अवसर मिला था और मैंने ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया और पीआईओ के उस बिल पर भाषण देते हुए ये कहा था कि हम बड़े देशों के ऐसे लोगों के लिए जो विदेशों में वर्षों से रह रहे हैं, उनकी जड़ें भारत के साथ जुड़ी रहे, आने वाली पीढ़ियां भारत के साथ जुड़ी रहे, इसके लिए हम ये जो बिल्स ला रहे हैं मैं स्वागत तो करता हूँ, लेकिन जो लोग परेशान होकर के, दुखी होकर के, अपना सब कुछ गंवा करके अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के उद्देश्य से अन्य देशों में, भारत के पुराने भारत भूमि का हिस्सा रहे देशों में, चाहे वो पाकिस्तान होगा, चाहे वो अफगानिस्तान होगा, चाहे वो बांग्लादेश होगा, वहां अगर पीड़ित होकर के और पीड़ित भी सरकार के संरक्षण में पनप रही ऐसी समाज विरोधी ताकतों के द्वारा पीड़ित होकर के अगर वो भारत में आता है तो हमें बाहें पसार करके उसका भारत में स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये भारत उसकी नैसर्गिक मातृभूमि है। मैंने कहा था लोकसभा के पटल पर कि भारत में इल्लीगल रूप से भारत में प्रवेश करके अपनी नागरिकता के दस्तावेज बना करके वोटर बनने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में, लेकिन लीगली भारत में आकर के अपनी बहू बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए भारत में रह करके संघर्ष करने वाले लोगों के ऊपर लगातार जुल्म का पहाड़ टूटता है और अनेक वर्षों तक, लगभग 10 से 15-20 साल तक उनको मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन तो करना पड़ता है, लेकिन उनके पास में नागरिकता का दस्तावेज नहीं होने और कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होने के कारण से उनका जीवन बहुत संकटमय और चुनौती बन रहता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से आदरणीय गृह मंत्री जी बिल लेकर के आए और हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया। देखिए, भारत के लिए गर्व का विषय था कि भारतीय मूल के लोग जो बाहर कहीं दुखी पीड़ित हैं और सरकार के संरक्षण में ऐसी पीड़ा उनको दी जा रही है, कानून के संरक्षण में दी जा रही है, उन लोगों के हित में हमने व्यापक निर्णय करते हुए ये बिल पारित किया था। लेकिन पाक प्रायोजित समाज विरोधी योद्धा जो भारत में बैठे हैं, उन्होंने संसद से लेकर के सड़क पर इसका विरोध किया। मुझे कोई औचित्य समझ में नहीं आता कि भारत में जो बाहर से आने वाले 100-500 प्रदेश यात्री हैं, पाकिस्तान से आने वाले, अफगानिस्तान से आने वाले लोग हैं, उन लोगों को हम उनके कष्टों को दूर करने के लिए अगर प्रयास करते हैं तो किसी को क्या कष्ट हो सकता है, लेकिन केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा और अपने वोट बैंक को डरा करके उनको संगठित करने के लिए उन्होंने इस तरह का कुछ से षड्यंत्र रचा। लेकिन फिर कहूँगा, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पहचानती है और ये जानती भी है कि आएगा तो मोदी है। सर, भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक हम सभी ने देखा है कि नारा क्लियर है कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको सजा पूरी तरीके से मिलेगी। तो जिस तरीके से ईडी की फंक्शनिंग चल रही है, जिस तरीके से सीबीआई की फंक्शनिंग चल रही है, तो ऑपोजिशन ने लगातार यही आरोप लगाए हैं कि एक पॉलिटिकल, या तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो जाता है पूरा, जो भी कुछ भी प्रक्रिया अगर होती है या सामने आती है या कोई स्कैम सामने आता है तो भारतीय जनता पार्टी पे लगातार आरोप लगने शुरू हो जाते हैं, प्रधानमंत्री को अलग अलग नाम देने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसे पूरा एक पॉलिटिकल एजेंडा के तरीके से परोस दिया है विपक्ष ने।
देखिए, मैं तो एक प्रश्न आपको और आपके दर्शकों को पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जब देश में देश के संसाधनों को जिन लोगों ने लूटा है उनको अपने किए की सजा भुगतनी चाहिए कि नहीं भुगतनी चाहिए? पूरा देश जानता है भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हमारी नीति का प्रमुख बिंदु है। अब भ्रष्टाचार करने वाले क्या पदनाम, प्रतिष्ठा, उसकी व्यक्तिगत नाम या उसकी पॉलिटिकल एफिनिटी, क्या उसको देख करके किसी व्यक्ति को इससे मुक्त किया जाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? अगर नहीं तो फिर जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। और इससे आगे बढ़ करके एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, ये आज एक जुमला बनाने की कोशिश की गई है। मेरा प्रश्न यह है कि अगर एजेंसी ने किसी दबाव में कोई ऐसा विक्टिमाइजेशन किया है तो देश के न्यायालय ने सत्येंद्र जैन को 2.5 साल से 3 साल से जमानत क्यों नहीं दी? मनीष सिसोदिया साहब को जमानत क्यों नहीं मिली? केजरीवाल साहब ने बैटरी ऑफ लॉयर्स खड़े करने के बावजूद भी उनको रिलीफ क्यों नहीं मिली? ये मैंने कुछ उदाहरण दिए, ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूँ। ये इस बात का परिचायक है कि जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है। जनता भी मानती है, ब्यूरोक्रेसी भी मानती है और न्यायपालिका भी मानती है। सर, मेरे आखिरी 2 सवाल ये रहेंगे कि एक तरफ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बोला है, विपक्ष ने परिवार पे ही आरोप लगा दिया था प्रधानमंत्री के कि कोई परिवार नहीं है। उसके बाद एक मुहिम छिड़ गई थी। सबसे पहले मुझे याद है मैं भी चाय वाला, फिर उसके बाद मैं भी चौकीदार और अब मैं मोदी का परिवार। तो एक तरफ परिवारवाद से निकलना, एक तरफ मैं मोदी का परिवार, इससे क्या कुछ लाभ हो रहा है? कुछ लाभ हो रहा है? ये किस तरीके की मतलब या तो विपक्ष इस तरीके की रणनीति कर रहा है, अब जब रूलिंग पार्टी है वो इसका जवाब देती है। देखिए, 2014 से लेकर के अब तक माननीय मोदी जी के धवल चरित्र, उज्जवल चरित्र पर कालिक पोतने के कुछ षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अनेक बार किए, लेकिन देश की जनता का स्नेह और प्रेम ऐसा है कि उन्होंने, जनता ने उसका प्रतिकार किया। जब मोदी को चाय वाला कहा गया तो देश की जनता ने चाय वालों के सम्मान में इतने कसीदे पड़े कि वो चाय वाला जो है, चाय बनाने का प्रोफेशन खुद अपने आप में सम्मानित हो गया। जब मोदी जी को रफाल के केस में झूठे आरोप लगा करके जिसको सीएजी नकार चुका था, जिसको सुप्रीम कोर्ट नकार चुका था, ऐसे आरोपों को थोप करके उनके मुंह पर, उनके कपड़ों पर कालिक पोतने की कोशिश की गई। देश की जनता खड़ी हुई साथ और उसने कहा कि चौकीदार चोर है। जब देश कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा कि चौकीदार चोर है, तब देश के लोगों ने कहा कि मैं भी चौकीदार हूं। पूरा देश मैं भी चौकीदार हूं में के साथ में खड़ा हो गया। अब जब तीसरी बार मोदी जी के चरित्र पर इसी तरह का लांछन लगाने की कोशिश की, या मोदी जी ने जब परिवार की बात की और परिवार के बात को लेकर के विपक्ष ने आलोचना करना प्रारंभ किया, तब हमने कहा कि हम सब मोदी जी का परिवार है। पूरा देश आज मोदी जी का परिवार बना है। देश के जिन गरीबों के जीवन में परिवर्तन ला करके उन 25 करोड़ लोगों को मध्यम वर्ग का जीवन जीने का सौभाग्यपूर्ण अवसर जिन मोदी जी ने दिया है, वो सब मोदी जी का परिवार है। देश के उन 140 करोड़ लोगों को जिनको भारत के सम्मान बढ़ने के साथ में गौरव की अनुभूति हुई है, वो सब मोदी जी का परिवार है। यदि मोदी जी के परिवार वालों को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि अंततः इन विपक्षी पार्टी के परिवार में भी अपने आप में मोदी जी के परिवार के लोग मिल जाएंगे। सर, अब मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, क्योंकि मोदी की गारंटी के बारे में बात हो रही है, इस बार विकसित भारत के बारे में बात हो रही है, लगातार 2047 में क्या भारत होना चाहिए उसके बारे में बात हो रही है। तो राजस्थान की जब हम बात करते हैं, क्योंकि आप 2 बार के चुने हुए सांसद हैं, अब वापस आप रण में उतर गए हैं, तो वो ऐसी कौन सी गारंटी है जो राजस्थान को भी विकसित करेगी, राजस्थान का कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी पूरे देश के विकास में? क्या आपको लगता है वो ऐसी कौन सी प्रधानमंत्री की या मोदी की वो गारंटी है राजस्थान के लिए, अगर राजस्थान की हम बात करें? देखिए, जैसा मैंने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए पहली आवश्यकता होती है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। लोग मूलभूत आवश्यकता की चुनौती से बाहर निकल करके देश के लिए प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बन करके काम करें। इन दोनों विषयों पर राजस्थान में बहुत काम हुआ है। अब किसी क्षेत्र या प्रदेश के विकास के लिए जो औद्योगिकरण की आवश्यकता होती है, निवेश की आवश्यकता होती है, ताकि रोजगार के नए अवसर बने,
और प्रदेश की जीडीपी का ग्रोथ हो। उसके लिए पहली आवश्यकता ज़मीन की होती है। राजस्थान में लैंड टू मैन रेशियो आप घूम करके देखेंगे, विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक, लेह के बाद में सर्वश्रेष्ठ है। पानी की उपलब्धता भी कमोबेश इंडस्ट्री के लिए पर्याप्त है। इलेक्ट्रिसिटी राजस्थान में सरप्लस है। रॉ मटेरियल एंड मिनरल्स की दृष्टिकोण से बात करें तो रेयर अर्थ से लेकर के और लाइमस्टोन तक या जिप्सम तक और कोयले से लेकर के कच्चे तेल तक सब कुछ राजस्थान में अवेलेबल है। लौह के अयस्क से लेकर के आयरन ओर से लेकर के कॉपर तक सब राजस्थान में अवेलेबल है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और विजनरी लीडरशिप, ये दोनों अगर राजस्थान को मिलती हैं और केंद्र सरकार हैंड होल्डिंग करता है तो राजस्थान भारत के विनिर्माण की, मैन्युफैक्चरिंग की राजधानी बन सकता है। और अब क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरा हुआ, डबल इंजन की सरकार बनी है, हमारा आगामी लक्ष्य ये होगा कि राजस्थान देश के विकसित होने वाले प्रांतों के दृष्टिकोण से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बने। तो ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्हें एक परफॉर्मर लीडर कहा जाता है। आपने अभी सुना कि किस तरीके से राजस्थान को लेकर पहले कितनी चीज़ें, या इनके अगर विभाग से कहें जल शक्ति विभाग से कितनी सारी चीज़ें हुई हैं, और अब आगे चल के किस तरीके से राजस्थान के लोगों तक पानी पहुंचाएंगे, ये अपने आप में एक विकसित भारत का एग्जाम्पल सेट करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि राजस्थान की जनता क्या इनका वोट दिल्ली तक पहुंचाती है। यानी राजस्थान की जनता अगर गजेंद्र सिंह शेखावत को वोट देती है तो वोट सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा।